नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं कैसे होगी, इसको लेकर लगातार छात्रों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे ने बोर्ड परीक्षाओं पर स्थिति साफ करने की कोशिश की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता है। हर राज्य में स्थिति अलग अलग है। जिन राज्यों में कोविड के मामले कम हैं, वहां स्कूल खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी इनमें से हैं कुछ इलाके जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसलिए पूरे भारत में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश में कोरोना के चलते काफी कुछ बदल गया है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, अब ये कोविड की जो महामारी है, ये पूरे दुनिया में एक अनन्य साधारण ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। और आपको भी पता है कि इसकी एक वेव आती, वो कम हो जाता, फिर और बढ़ जाती। तो इसके कारण हमको ये नहीं कर सकते, लेकिन हमने सीबीएसई वगैरह की एग्ज़ाम, हमारे जितने भी ये स्कूल से लेके तो कॉलेज तक जितना भी हो सके ऑनलाइन के हमारे क्लासेस वगैरह वो हमने जारी रखे। और हम यही चाहते हैं कि कुछ बातें जो है वो तो हम टाल नहीं सकते, हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारे जो स्टूडेंट है वो सफ़र ना करे, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। और उसमें भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। अब आप थोड़े से खुशकिस्मत है कि आपके क्षेत्र में, तो उसके लिए मैं यहाँ के जो नागरिक हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मैं बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे कंट्रोल किया, क्योंकि सभी का रोल उसमें होता है। ये कोई वायरस तो ऐसा नहीं है कि ये किसके प्रति इसको ज़्यादा प्रेम है और किसके पास जाता नहीं है। जिसने भी गलती की, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। यहाँ पे ये कोविड के केसेस कम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि यहाँ पे जितने लोग मास्क लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जितना पालन कर रहे हैं, इतनी प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो बाकी जगह हमको देखने को नहीं मिलता। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक आज देहरादून के डाक परिमंडल कार्यालय में केंद्रीय संचार एवं शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की। बैठक में राज्य में डाक विभाग के कामकाज की स्थिति क्या है, खासतौर पर कोरोना काल में डाक विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इसकी समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 5 स्टार विलेज योजना का भी आरंभ किया है। योजना के तहत संबंधित गांवों को डाक विभाग की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही राज्य में सुकन्या योजना और कई अन्य योजनाओं की स्थिति क्या है, उनका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है या नहीं, इन सभी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कोविड का जो एक बहुत ही बड़ा जो एक संकट हमारे ऊपर आया है, पूरे दुनिया के ऊपर एक महामारी जो है ये, तो इसमें करीब करीब सारी हमारी सेवाएं जो है वो चरमरा गई थी। लेकिन उसमें हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने इतने कम समय में लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई, उनकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई। और कई जगह हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने, जो लोग बैंक में नहीं जा सकते, उनको पैसे भी पहुँचाए। कई खाने पीने की चीज़ें भी उन्होंने पहुँचाई, कोविड के टेस्ट किट, बाद में ये पीपीई किट, दवाइयाँ, इतना सारा काम पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया। और उस समय लोग डरते थे, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने, और उसमें कई लोग हमारे पॉजिटिव हो गए, कुछ लोगों की तो जान भी उसमें गई। उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन आपने देखा होगा बाकी सब इसमें कुछ आता था, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट के किसी ने ये बोला नहीं कि हम हमारी जान जोखिम में डाल के ये काम नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने बोला नहीं। हमारे कुछ ऑफिसर, कुछ हमारे डाक विभाग के कुछ कर्मी, इनकी उसमें उनका देहांत भी उसमें होता है।
लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम अपनी जान जोखिम में डाल के किया। ये बहुत बड़ा काम कोविड के दौरान हुआ। गदरपुर में कैबिनेट व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देश भर के किसान आंदोलनों को दलालों की करामत बताया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि किसान आंदोलन सिर्फ उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो कि दलाल हैं। दलालों के इशारे पर किसान नाच रहे हैं और देश भर के किसान नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कानून का विरोध भी कर रहे हैं, जो कि गलत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को राज्य फसल एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए स्वतंत्र किया है। जो काम कोई भी सरकार नहीं कर सकी, वह काम मोदी सरकार ने किया है। पहली बार मोदी सरकार ने किसानों को एक नियम के तहत, संविधान के तहत, कानून में उनको बांधा है ताकि इनका नुकसान किसी कीमत पर ना हो पाए। इस आंदोलन में किसान जो हैं उनको कहीं ना कहीं उनके भोलेपन का, सीधेपन का कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई भी किसान गदरपुर का है, अगर जो रुद्रपुर में अपना सामान बेचने जाता है, चावल गेहूं हुआ, धान हुआ, बेचने जाता था, तो कहीं ना कहीं अधिकारी लोग पकड़े उसको अपनी मंडी से बाहर नहीं जाने देते थे, मंडी टैक्स लगाते थे। विवश होता था किसान अपने क्षेत्र में अपनी फसल बोने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पहली बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कृषि बिल ला के पास किया कि किसान हिंदुस्तान के कोने में जहां उसको अच्छी कीमत मिले वहां ले जाके बेच सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इस काम को आज तक सरकारों ने क्यों नहीं किया? जो लोग विरोध करवा गए हैं, इन लोगों ने आज तक यह काम क्यों नहीं किया? आज ये कहने की नौबत क्यों आई? जब इस टाइप का काम हुआ है तो कहीं ना कहीं दलालों के सर पे बहुत बड़ी चोट पहुंची है और उस चोट से दलाल बौखलाए हुए हैं जो भोले भाले किसानों को गुमराह करके आंदोलन करा रहे हैं। उनके इस कृत्य के लिए मैं निंदा करता हूँ और मैं किसानों से अपील करता हूँ कि उनको किसी भी दलाल प्रवृत्ति के लोगों को बहकाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार 100% हिंदुस्तान के लिए, भारत माता की प्रगति के लिए, यहाँ के किसानों की प्रगति के लिए काम। आज देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का 2 वर्ष का कार्यालय पूरा हो रहा है। इस अवसर पर सुनील उनियाल गामा ने अपनी उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आज हमारा 2 वर्ष का कार्यालय सफलतापूर्वक हो रहा है। हमने जनता से वादा किया था कि जितना भी हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम सफाई की व्यवस्था सही करेंगे, लाइटों की व्यवस्था सभी क्षेत्रों में की जाएगी। उसके साथ साथ ही 2 सालों में हमने लाइट की व्यवस्था भी कर दी है और साफ सफाई की व्यवस्था पर 100% कर दी गई है। 29 वार्ड में सफाई का डोर टू डोर का काम भी पाइपलाइन में जनवरी में शुरू हो जाएगा। साथ ही 65,000 लाइट लगाने का लक्ष्य भी जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारी है कि अभी हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले हमारा 384वां स्थान था, अभी हमारा 124वां स्थान है। 260 अंकों का हमने छलांग मारी है। हमने उसको मेंटेन करना, हमने उसको 100 से नीचे लाना। हमारी प्राथमिकता है कि हम देहरादून नगर निगम को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाएं, उस ओर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। पदभार संभालने के बाद डीजीपी ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और जिला पुलिस को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद डीजीपी हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर परिवार सहित गंगा आरती में शामिल भी हुए। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि आज डीजीपी के रूप में पहले दिन उन्होंने परिवार सहित मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि कुंभ का स्वरूप जैसा भी होगा, पुलिस हर तरह से सकुशल कुंभ मेला संपन्न करवाने के लिए तैयार है। ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन है डीजीपी के रूप में, इसलिए मैंने आकर के यहाँ कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और माँ गंगा जी की आरती में आकर के माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार और प्रदेश सुरक्षित रहे, ये मैंने कामना की। आज हमने पूरी समीक्षा की और कोरोना क्या करवट बदलता है, रेस्ट्रिक्शन सरकार के कितने रहते हैं और लोगों में डर का लेवल क्या रहता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा, उसके हिसाब से क्राउड का आंकलन किया जाएगा। और हम जो है सभी स्थितियों को लेकर के चल रहे हैं, 3 तरह की, अगर बहुत कम भीड़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा होती है और मध्यम होती है, वो सारी तैयारियों की आज हमने समीक्षा की। 3 तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा समस्त देशवासियों को कि कुंभ जिस भी रूप में होगा, उत्तराखंड पुलिस उस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है
और पूरी तरह सुरक्षित कुंभ हो। मैंने अपने संदेश में पुलिसकर्मियों को कहा है कि जिस भी थाने में शिकायत अगर नहीं रिसीव की जाएगी तो ऐसे थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर गुरुकुल हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ के थीम पर आधारित होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत गुरुकुल में औषधीय पौधों की नर्सरी जहां तैयार की जा रही है, वहीं उनको जैविक खाद तैयार कर उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये अपने डीएस मलिक साहब, इन्होंने पूरी योजना के साथ में ये सब तैयार किया है कि जो भी वेस्टेज है हमारी विश्वविद्यालय की, क्योंकि बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है और इसमें पत्तियां, इसमें कूड़ा, इसमें रद्दी इत्यादि, और साथ में घर परिवार है यहाँ पर, तो गोबर वगैरह भी, गाय वाय भी होती हैं, पशु भी होते हैं, तो इन सभी का उपयोग हो वेस्ट मटेरियल का और यहाँ पर उसको तैयार किया जाए। और एक जैविक खाद के रूप में जो प्योर और शुद्ध जैविक खाद है जो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय तैयार होगी, उसका पूरा ये प्लांट तैयार करने का जो उपक्रम किया है ये आपके सामने है। और इससे हम कई लक्ष्य साध रहे हैं। एक तो स्वच्छता अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है और देश का है, एक उसकी पूर्ति होती है। दूसरा एक जो जैविक खाद जो एक प्योर चीज़ है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता और में बहुत सारी चीज़ अच्छी पैदावार होती है। और एक तीसरा कि इन सभी चीज़ों का उपयोग जो जनहित में हो, तो इन सभी को लेकर के साथ साथ में एक और बड़ा लक्ष्य है हमारा, वो बिल्कुल महत्वाधायी लक्ष्य है और वो है कि रिसर्च का। उत्तराखंड में आगामी जनवरी माह में महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एक और जहां पूरे देश में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के मद्देनजर कुंभ के सफल आयोजन की तैयारी करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम है। कुंभ के सफल आयोजन को लेकर आईजी संजय गुंज्याल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुंभ को लेकर विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। समय समय पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होती रहती है। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के बीच हरिद्वार में होने जा रहे 2021 महाकुंभ को लेकर पुलिस विभाग बेहतर काम करेगा। कुंभ की तैयारी के लिहाज से अभी जो टाइमलाइन हमने बनाया है पुलिस व्यवस्था की, उस टाइमलाइन को पूरी तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी हमारे पास 2 चरण में होमगार्ड्स की उपलब्धता हो गई है। जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स कांस्टेबलरी है, ये भी लगभग इन टोटल 900 से 1000 के बीच हमारे पास टोटल फोर्स आ चुकी है और वो आज से स्टार्ट हो गई है आना। और हम लोगों ने सेक्टर वाइज अलॉटमेंट भी कर दिया है। यद्यपि अभी हमने 3-3 सेक्टर्स के एक ग्रुप बनाए हैं, जो कि बाद में फिर वो तीनों अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ जाएंगे। इस लिहाज से और इन लोगों की जो रहने की व्यवस्था भी अभी हम लोगों ने परमानेंट व्यवस्थाएं जो पूर्व में हरिद्वार में पहले से उपलब्ध है, चाहे वो पुलिस विभाग की हो या अन्य जो संस्थाओं की हो, उस पर हम लोगों ने व्यवस्थाएं इन लोगों के रहने की कर रखी है। उत्तराखंड में आगामी जनवरी 2021 से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी से पुलिस विभाग पूरी तैयारियों में जुट चुका है। आईजी संजय गुंज्याल की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी लगातार पुलिस अधिकारियों से बैठकें हो रही हैं, पुलिस कर्मचारियों से बैठकें कर रहे हैं कि ताकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कोरोना का जो महामारी है वो पूरी बेकाबू हो चुकी है, लेकिन उसके दौरान महाकुंभ कराना एक चुनौती जरूर पुलिस के सामने है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती पुलिस विभाग के लिए भी होगी कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन कराना है और महाकुंभ को भी सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर पुलिस विभाग के लिए है। देखने वाली बात होगी कि क्या 2021 में जो महाकुंभ उत्तराखंड में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो गाइडलाइंस है उसका पालन किस तरीके से पुलिस करा पाती है या नहीं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून।
देहरादून में आम आदमी पार्टी लगातार अपने कुंभे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कपरवान ने बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी से आप में शामिल हुए विनोद कपरवान को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी में सदस्यता दिलाई थी। आप में शामिल हुए विनोद कपरवान ने कहा है कि बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज उत्तराखंड से लगातार पलायन जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार पलायन को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। और बड़ी दुर्भाग्य का अभी मैं दिल्ली में कल मैं आम आदमी पार्टी में आदरणीय मनीष जी के उसमें शामिल हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि पहाड़ के सारे लोग तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पलायन की बात की, हम पलायन को रोकेंगे। 3-4 लाख लोग पलायन के लिए पहाड़ में, जब ये कोविड का इतनी महामारी भी लोग आए थे, आज सब लोग वापस चले गए हैं। तो क्या कारण है, पहाड़ में क्यों नहीं लोग रुक रहे हैं? आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पलायन की है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण देहरादून के लिए नहीं हुआ है, कि पिथौरागढ़ चंपावत और उत्तरकाशी और चमोली के लिए हुआ है, लेकिन आज उनकी वहां कोई बात नहीं करते। आज जो पलायन है युवाओं में बिल्कुल अविश्वास बन गया है। तो हमने केजरीवाल जी को देखा, हमको लगा कि जनरल खरोड़ी के बाद इस देश के अंदर किसी ने अगर लोकपाल की बात की है तो जनरल खरोड़ी ने की है। मुझे याद है कि अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी जनरल साहब को मिलने 2012 में आए थे, 2007 में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो आप लोकपाल को ला रहे हैं इससे वो लोग बहुत प्रभावित थे, और हम भी उस समय से प्रभावित थे। हमको लगता है कि इस देश के अंदर कोई अगर दूसरा कोई क्रांति करेगा, इस समाज को, इस भ्रष्ट तंत्र को कोई बदलेगा तो अरविंद जी बदल सकते हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में बीजेपी के नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने आज एआरटी सेंटर और पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। सिविल अस्पताल में एआरटी सेंटर न होने के कारण क्षेत्र के मरीजों को देहरादून जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी के साथ ही पैथोलॉजी लैब में भी कई तरह की जांच की सुविधाओं का भी लाभ क्षेत्रवासी अब सिविल अस्पताल में उठा सकेंगे। हमारा मेन एम जो था वो एआरटी सेंटर का इनॉग्रेशन था। इसमें जो हमारे एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, ये पहले कंफर्मेशन के लिए देहरादून जाना पड़ता था और वहाँ से भी दवाइयों के पैकेट आते थे, तो मरीज को 2 महीने में 4 महीने में एक बार चेकअप करने के लिए देहरादून जाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने पूरा सेंटर यहीं खोल दिया है, एआरटी सेंटर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रुड़की के लिए हो गया हम लोगों के लिए। करीबन 55 या 60 पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं रुड़की या आसपास के क्षेत्रों के या हरिद्वार जिले के, तो वो सब मरीजों को लाभ यहीं पे मिल जाएगा, उनको देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी होने के बाद शादियों में 200 मेहमानों को घटाकर 100 कर दिया है। ऐसे में दिसंबर महीने में होने वाली शादियों को लेकर परिवारों को चिंता सताने लगी है। इस तरह से अचानक नई गाइडलाइन के आने के बाद शादी वाले परिवारों में संकट में डाल दिया गया है। वहीं वहां के डीएम का कहना है कि सभी को नई गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। अगर कोई खुले टेंट में शादी कर रहा है तो उसको 100 से अधिक की छूट है, लेकिन कोई बंद हॉल में शादी कर रहा है तो उसको गाइडलाइन के अनुसार 100 मेहमानों की अनुमति लेनी होगी। देखिए, केसेस बहुत ज़्यादा जो है जिस हिसाब से और जगहों पर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके लिए राज्य सरकार ने, चूंकि भारत सरकार से अब इस तरीके की छूट राज्य सरकारों को दी गई है, इस वजह से उनमें जो है 200 को घटा करके 100 किया गया है जो क्लोज एरिया में है। ओपन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग आ सकते हैं, तो जो क्लोज एरिया में इस तरीके से कर रहे हैं उनको नए गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर उप जिलाधिकारी मसूरी ने नगर पालिका परिषद मसूरी, उप जिला अस्पताल, वन विभाग मसूरी, अग्निशमन विभाग मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्लॉक टास्क फोर्स से संबंधित में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ब्लॉक टास्क फोर्स कोरोना वैक्सीन को आम जन तक पहुंचाने के लिए गठित किया गया है, जो कि तय करेगा कि लोगों तक किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जा सके और किस प्रकार से लोगों को इससे लाभ मिल सके। उन्होंने बताया
है कि यह वैक्सीन शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी और इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी 2 दिन पहले ये निर्देश दिए गए थे कि QRT की बैठक ले लें। वैक्सीन आ रही है कोरोना की, उसको लेकर के हमारी क्या तैयारी रहेगी, और उसमें हमारे डॉक्टर साहब जो पद्मपुराण यहाँ के नोडल हैं वो भी हैं, और कंसर्निंग जो हमारे और विभाग भी आए थे, तो उन लोगों से बात की गई कि भाई एक तो अपनी मैन पावर की लिस्टिंग जो है अपडेट रखें, और ताकि अगर जैसे ही ऊपर से कोई निर्देश आते हैं कि वैक्सीन को किस तरह से लोगों को जो है उसका इम्यूनाइजेशन कराया जाएगा, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग प्रिपेयर रहे। दूसरा जो QRT की बैठक थी, उसमें भी सारे विभागों को यही कहा गया कि भाई आपके पास जो है जनता की जो भी शिकायत आती है ड्यू टाइम में जो है उसको निराकरण करें। आज जो BTF थी, इसमें भविष्य में जो वैक्सीन आएगी, SDM महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। संबंधित विभागों से जो भी विभाग इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे उनका क्या रोल रहेगा यही बताया गया है। अभी गाइडलाइन कुछ नहीं आई कि किस आधार पर होगा, लेकिन ये है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि कैसे लगेगा और किस विभाग का क्या रोल रहेगा। देश भर में इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर भी पुलिस विभाग काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। उत्तराखंड के SDRF की ओर से ऑपरेशन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। SDRF की कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऑपरेशन जागृति के तहत राजधानी देहरादून में 20 मोटरसाइकिल के जरिए SDRF के जवान गलियों में जाते हैं और कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। कोरोना अवेयरनेस को लेकर लगातार मिशन जागृति के अंतर्गत SDRF द्वारा विगत 8 से 10 महीनों से लगातार काफी वृहद प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिस क्रम में अभी तक हम लगभग 95,000 स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग जन जागरूकता पर भी पूरा ध्यान देते हैं, जिस क्रम में अभी एक अवेयरनेस टीम को रिसेंटली हमारे द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था, जो समस्त जनपदों में अपनी एक बाइक सवार टीम और चौपहिया वाहन अपने अपने वाहनों के ऊपर ऑडियो और प्री रिकॉर्डेड जिंगल्स के माध्यम से लोगों को कोविड संबंधी अवेयरनेस प्रदान कर रहा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस गंभीर नजर आ रही है। दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तराखंड के बालावाली बॉर्डर पर चेकिंग के साथ साथ कोरोना टेस्ट किए। अभियान की कमान खुद खानपुर थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने संभाली है। अभियान के तहत 250 से अधिक लोगों की RTR PCR सैंपल लिए गए हैं। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा गया है। फोटो भी बढ़िया खिंचवाइएगा, क्यों उधर के लोग नहीं आए। लक्सर शुगर मिल शुरू के पर रही सत्र शुरू होने के साथ मिल परिसर और हाईवे पर गन्ना वाहनों का जाम लगना भी शुरू हो गया है। चीनी मिल तकनीकी कमी कारण बंद हो जाने से मिल परिसर के अंदर और फिर मिल गेट के बाहर फुरकाजी हरिद्वार हाईवे पर दोनों तरफ गन्ने के वाहनों की लंबी लाइन लग गई है, जिसके चलते किसानों को कई घंटों तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों को कहना है कि मिल प्रबंधन को किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। शाम फैक्ट्री बंद हो गई थी 4-5 घंटे। और यहाँ और तो दिक्कत कुछ नहीं, एक तो सर्दी बहुत हो रही, जलाने के लिए लकड़ी नहीं हो, और यहाँ ठंड से बहुत काफ़ी पड़ रही है इसमें, तो यहाँ बहुत इसकी सुविधा कुछ हो और मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा है बाबू जी, कुछ तो कल फैक्ट्री शाम के टाइम 4 घंटे बंद रहेगी किसी तकनीकी खराबी के कारण, इस वजह से थोड़ी भीड़ भाड़ होगी। लेकिन इसमें एक और भी है, जो हमारा यार्ड बनाया हमारे मिल प्रबंधन ने, उसमें थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित नहीं हो रही, अव्यवस्था हो रही है उसमें थोड़े से सुधार की जरूरत है। वो सुधार हो जा तो कोई और दिक्कत वाली बात है ही नहीं जरा सी भी। कुछ हमको ठंड में उसका यहाँ से कोई इंतजाम से नहीं, कुछ भी नहीं इंतजाम हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या इंतजाम होना चाहिए? लकड़ी जल जा थोड़ी बहुत ही किसानों के लिए, एक आधा टीन और पड़ जाओ और क्या।
नगरपालिका परिषद सितारगंज में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 13वें दिन भी जारी रहा। आज धरना स्थल पर सर्वदलीय चौपाल लगाई गई, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी समेत 15 राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। चौपाल में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि आज ही के दिन 2 दिसंबर 2018 को वर्तमान बालिका बोर्ड ने शपथ ली थी और शहर में विकास कराने हेतु 3 बार में 233 विकास कार्यों के प्रस्ताव पास किए गए थे। शहर में तेजी से विकास कार्य की प्रारंभ कर दिए गए हैं, लेकिन साजिश के तहत नगर पालिका के कार्यों की जिला स्तर से राजनीतिक दबाव में जांच प्रारंभ कर दी गई है। 3 कमेटियां बदल जाने के बाद भी जांच में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो नगर पालिका से होने वाले समस्त भुगतान रोक दिए गए, जिसके कारण ठेकेदारों ने विकास कार्य का निर्माण बंद कर दिया है। चौपाल में सभी वक्ताओं ने कहा है कि शहर के विकास कार्य में जो भी बाधक बनेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी नगर पालिका के सम्मानित चेयरमैन का मेरे पास फोन आया कि यहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो मैं सर्वदलीय बैठक में आया हूँ और मेरा ये मानना है कि विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 13 दिन का समय हो गया है और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि कहीं कोई दोषी है, कोई जांच होनी है तो उसकी जांच कराई जाए, लेकिन ये विकास कार्य में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। से हमारा ये आंदोलन हमारे बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है और इस आंदोलन में आज जो है कि मैंने सर्वदलीय बैठक एक बुलाई थी, सर्वदलीय चौपाल लगाई थी। जो हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं, मैं सभी के सामने अपनी समीक्षा रखना चाहता था। समाज के सारे जिम्मेदार लोग आज, जिसमें आप देखिए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी समेत तमाम व्यापार मंडल समेत तमाम जो है कि सामाजिक संस्थाएं इसमें आज शिरकत करी हैं और सब लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। और कुल मिलाकर सब लोगों का कहना यही है कि विकास कार्य में जो भी बाधक होगा जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को ये आगे जो बड़े जनप्रतिनिधियों को इतना समय नहीं है कि आगे बात की जा सके कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्षेत्र के विकास को रोककर कहाँ का भला हो रहा है। अगर आपको लगता है अगर किसी ने गलत किया है, जांच कितने दिन की जांच होनी चाहिए? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपकी साफ साफ दिखा रहे हो आप लोग कि कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। अरे जांच किसी ने गलत किया, सही किया, आपको जांच कर देना चाहिए ना और क्षेत्र का विकास। लक्सर के भोगपुर क्षेत्र में युवकों को मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है और वीडियो में कुछ युवकों ने 3 युवक को एक जंगल में स्थित एक स्टोन क्रशर के निकट पकड़ रखा है और डंडों के साथ साथ लातों और घूसों से उसकी बुरी तरह से पिटाई की जा रही है। पिटाई करने वाले युवक इन युवकों को चोर बता रहे हैं। जिन युवकों को चोर बताकर पीटा जा रहा है वे सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं और पिटाई करने वाले भोगपुर क्षेत्र के एक स्टोन क्रशर के कर्मचारी हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।